सामने देखो बेटा सब लोग, पीछे। अरे बेटा बात नहीं आज, क्योंकि ये 1.5 घंटा मिल गया है तो इसका यूज करते हैं, जितना ज्यादा निकाल सकते हैं इसको निकाल लेते हैं। देखो तो चैप्टर नंबर 8 कल जहां तक पढ़ा था एग्जैक्टली उसके आगे से स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ भाई, कल कहां तक पढ़ा था? ये लास्ट ये पढ़ा था अपन ने, दो सिचुएशन होती है। इफ करंट रेट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल रेट, इफ करंट रेट इज लेसर देन क्रिटिकल रेट, है ना। करंट रेट क्या है? जो अभी चल रही है। क्रिटिकल क्या? जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि, या अच्छा सुनो आपको बताता हूं। करंट रेट का मतलब अभी आपके जो बॉन्ड्स हैं, आपके जो बॉन्ड्स हैं उनकी क्या रेट चल रही है। क्रिटिकल रेट होती है कि अभी वैसे ही बॉन्ड्स मार्केट में किस रेट पे चल रहे हैं। सोचो जैसे है ना, ये है, ये बॉन्ड है, इसकी अभी क्या रेट चल रही है, मान लेते हैं 6%। ऐसे ही लेकिन जो मार्केट में बॉन्ड्स और कंपनीज के हैं अवेलेबल, वो 8% पे अवेलेबल है। तो ऐसे करने का ये होता है इसका मतलब, ठीक है। जैसे अभी बोल सकते हो, तो अब क्या होगा, अभी तो 6% है ना। अब आप बताओ, ये तो अब इन्वेस्टर क्या क्या सोचेगा कि अगर 6% है तो इंटरेस्ट तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। अच्छा, और फ्यूचर में किसको फॉलो करेगा? ये भी, ये कंपनी वाला भी किसको फॉलो करेगा? दूसरों को। और दूसरों में क्या रेट चल रही है? 8। तो जब फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगी तो बॉन्ड की प्राइसेस तो क्या हो जाएंगी? फालतू घाटा लग जाएगा ये तो क्या करना चाहिए? कन्वर्ट द बॉन्ड्स इनटू कैश। तो स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी बढ़ जाएगी और बॉन्ड्स क्या कर दोगे? जीरो, मतलब बॉन्ड्स को आप बेच दोगे। बॉन्ड्स भाई पोर्टफोलियो में दो चीज रखते हैं ना हम, यही तो बोल रहा था कीन्स कि आदमी जो है वो अपने पोर्टफोलियो में दो चीज रखता है ना। काय में इन्वेस्ट करता है भाई, हाथ में भी रखता है और बॉन्ड्स में भी रखता है, ठीक है। तो यहां क्या लिख रहा हूं? स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी, और यहां पे क्या लिख रहा हूं? बॉन्ड्स। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है, अभी जो करंट रेट कम है, तो क्या, जब करंट रेट कम है तो तुम्हारी इंटरेस्ट की तो कमाई हो ही नहीं रही, तो क्या, और फ्यूचर में क्या होगा? वो उसको फॉलो करेगा। फ्यूचर में रेट बढ़ेगी, फ्यूचर में बढ़ेगी तो क्या करना चाहिए? अभी क्या करना चाहिए? अभी हमें बेच देने चाहिए। सो बेच के पैसा कैश में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी, हाथ में रखो पैसा और बॉन्ड्स को कर दो सेल। तो बॉन्ड्स को बेच के काय में कन्वर्ट कर देंगे? कैश में। आई कि नहीं आई बात समझ में? पक्का। अब इसका उल्टा अगले वाले हो जाता है। अगले वाले में क्या केस बताया था मैंने? करंट रेट क्या है? करंट रेट है ज्यादा और वैसे ही बॉन्ड्स मार्केट में रेट क्या चल रही है? कम। तो भाई अभी के हिसाब से तो ज्यादा है ना सर, तो इन्वेस्टर्स का रिएक्शन क्या होगा? बिकॉज द इंटरेस्ट रेट इज गुड, तो अभी तो इंटरेस्ट रेट बढ़िया है, तो वो क्या करना चाहेंगे? क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़िया है तो इंटरेस्ट की कमाई भी होगी। अच्छा, फ्यूचर में क्या होगा? मार्केट को वो फॉलो करेगा तो इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगी, इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगी तो बॉन्ड के दाम तो बढ़ेंगे, तो इसलिए तो अभी खरीद के रख लेना चाहिए फिर तो बॉन्ड्स। तो क्या डिसीजन होगा इन्वेस्टर का? कन्वर्ट द बॉन्ड्स इनटू, कन्वर्ट द कैश इनटू बॉन्ड्स। तो स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी इस केस में क्या करेगा? वो हाथ में पैसा बिल्कुल क्या कर देगा? उसको खत्म करके, मतलब उसको, उससे क्या खरीद लेगा? बॉन्ड्स। तो हाथ में नहीं रखेगा और क्या खरीद लेगा सर? क्योंकि फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। बोलो बेटा, सही सही बताओ, मम्मी का समझ सबको समझ में आई ये बात? पक्का। दोनों सिचुएशंस में इन्वेस्टर का क्या रिएक्शन होगा? अच्छा, यहां पे ये रिएक्शन क्यों हुआ? वो पूरा पैसा बॉन्ड में क्यों कन्वर्ट कर लेगा? क्योंकि सर उसको दोनों इनकम बढ़िया हो रही है, इंटरेस्ट वाली भी हो रही है अभी, क्योंकि अभी करंट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है? हाई। तो इंटरेस्ट की कमाई भी हो रही है और फ्यूचर में भी किसकी कमाई होगी? बॉन्ड्स की इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल गेन भी हो जाएगा, दोनों फायदे। इससे प्रीवियस सिचुएशन में हमने क्या किया? वहां क्या रिएक्शन था? बॉन्ड को बेच के कैश में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको कोई आसार ही नहीं दिख रहे, अभी भी इनकम, करंट इंटरेस्ट क्या है? कम, तो वैसे ही इंटरेस्ट की तो कमाई वैसे भी नहीं आ रही, और फ्यूचर में भी बॉन्ड के प्राइसेस क्या हो जाएंगे? कम। तो फिर क्या फायदा सर? कैपिटल लॉस होगा, इसलिए बेच के निकल लो, कैश में कन्वर्ट कर लो। और क्यों कैश में कन्वर्ट कर लो? भाई बेच दो ना अभी, लेकिन फ्यूचर में सस्ते होंगे तब खरीद लेना सस्ते में। समझ में आई क्या? आज मान लो ये 12 रुपए का पेन है, ठीक है, मेरे को पता है फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है, तो अभी बेच दूंगा ना 12 पे, 12 पे बेच के फ्यूचर में सस्ते में खरीद लूंगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? ऐसा भी तो होता है, समझ गए? अब मैंने शेयर जो खरीदे हुए हैं वो है 840 की प्राइस पे, अभी शेयर आ गया 730 की प्राइस पे। क्या करना चाहिए था? मतलब आप समझे बेस्ट तरीका क्या होता है? इसको सही टाइम पे बेच के मैं आज खरीद लेता, वैसे ही फायदा हो जाता 100 रुपए का। तो समझ गए मेरी बात? ये होता है।
अब मान लो ये शेयर 1000 जाता ही जाता है तो 160 रुपए बढ़ेगा। मान लो मेरे पास शेयर है इसके 2000 शेयर है, 2000 शेयर इंटू 160 रुपए कितने होते हैं? 3,20,000। तो ये जो 3,20,000 का फायदा होगा मेरा तो साल के एंड पे। लेकिन अगर सोचो ये मैं 730 पे खरीद लेता तो 160 नहीं 260 का फायदा होता ना। समझ गए ना फायदा? ऐसे होता है। तो सही डिसीजन लेना जरूरी है। सही टाइम पे काट के उसको बेच के सस्ते में खरीद लो, फायदा होएगा ना। अरे होगा ही नहीं होएगा। अभी हिसाब से बात तो ये थी, अब तो मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन उसको सही टाइम पे अगर मैं काट देता तो आज मैं 730 में खरीद लेता वो, तो भी पैसे बचते। समझ गए ना मेरी बात? तो ये है बात। क्लियर है क्या? तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, उनको एडवांटेज लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी होना चाहिए। और यही तो किसने बोला? कीन्स ने। टू टेक एडवांटेज ऑफ द स्पेक्युलेशंस इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड्स प्राइसेस, इन दोनों का फायदा उठाने के लिए भी आदमी को हाथ में होल्ड करना चाहिए। ऐसा कौन बोलता है? कीन। आया क्या समझ में? चलो अब सुनना, ये कहानी अभी चालू है अभी तो, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे का टॉपिक। अभी क्या लिखा है, हेडिंग पढ़ो। स्पेक्युलेटिव डिमांड बाय एंड फॉर मनी बाय, अभी एक आदमी की बात चल रही, एक आदमी की, फिर पूरे देश की बात करेंगे। अभी किसके रिएक्शन की बात कर रहे हैं? करें स्टार्ट। चलो, तो वैसे तो मैंने समझा दिया है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ढंग से सुनना। देखो भाई, करें तो ये डायग्राम को समझने की कोशिश करना। ये डायग्राम है, दिख रहा है? अरे ये लाइन दिख रही, लाइन, ये एक लाइन है वाई एक्सिस और ये एक लाइन है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो वाई एक्सिस पे क्या है? इंटरेस्ट रेट। वाई एक्सिस पे क्या है? इंटरेस्ट रेट है। और एक्स पे क्या है भाई साहब? मनी का डिमांड, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया? देखो दो रेट होती है, एक आर एन और एक आर सी। आर सी मतलब क्रिटिकल रेट। मार्केट में क्या अपने मतलब अभी मार्केट में क्या चल रही है, और आर एन मतलब अपनी क्या चल रही है करंट में, करंट रेट। आर एन क्या है? फिर से बोलो, आर एन क्या है? करंट रेट। आर सी क्या है? आर सी क्या है? क्रिटिकल रेट, ठीक है। और क्रिटिकल को क्या बोलते हैं बेटा? ये एक नंबर क्वेश्चन है, इसको मत छोड़ो। क्रिटिकल को क्या बोलते हैं? नॉर्मल, ठीक है। याद रखना बेटा, मैंने बता दिया क्योंकि मैं तो पहले ही बता देता हूं, तुम जानते ही हो। चलो ठीक है, अब सुनना, आगे बढ़े। अब देखो ये दो सिचुएशन दी है, एक के अंदर क्या है? आर एन 10% और एक में आरसी क्या है? एक में आरसी मतलब क्रिटिकल रेट है ना, दोनों दे रखी है सिचुएशंस। अब सोचो ऊपर वाली सिचुएशन में क्या कह रहा है वो? मान लो आर एन कितनी चल रही है, करंट में रेट क्या चल रही है? अरे ये वाला तो तुम पढ़ चुके हो, 2 मिनट में निकाल लोगे, समझो बस डायग्राम। आर एन मतलब अभी क्या चल रही है? 10। आर सी अपने जैसे बॉन्ड्स मार्केट में कितने में मिल रहे हैं? 6 में। अभी अपनी क्या चल रही है? 10। अपने जैसे बॉन्ड मार्केट में कितने के चल रहे हैं? 6 के। तो क्या होगा? अभी रेट क्या है? अच्छी रेट है, अभी तो इंटरेस्ट बढ़िया मिल रहा है। कंज्यूमर की मतलब वो जो इन्वेस्टर है उसको ब्याज का पैसा खूब आ रहा है, अच्छी इनकम आ रही है, 10% है ना इंटरेस्ट। तो क्या करना चाहिए उसको? अच्छा फ्यूचर में किसको फॉलो, अभी क्या करना चाहिए? फ्यूचर में क्या होगा वैसे बताओ? फ्यूचर में तो सर मार्केट को फॉलो करेंगे ही करेंगे, इसको फॉलो करेंगे ही करेंगे, है ना। तो फ्यूचर में इंटरेस्ट गिरेगा, इंटरेस्ट गिरेगा तो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ेंगी। तो अभी हिसाब से क्या कर लेना चाहिए? खूब बॉन्ड्स खरीद लेने चाहिए। तो क्या डिसीजन होगा? हाथ में पैसा बिल्कुल पूरा खत्म करके कन्वर्ट देम इनटू बॉन्ड्स। पूरा पैसा कुछ भी मत रखो हाथ में, पूरा का पूरा दमादम काय में लगा दो। तो क्या कहते हैं इसको? स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी क्या कर देंगे? बिल्कुल जीरो। मतलब ये जो चीज है बिल्कुल क्या कर देंगे? जीरो। M2 नहीं, मतलब पूरा जीरो पे ले लेंगे, पूरा बिल्कुल भी पैसा हाथ में नहीं रखेंगे, पूरा का पूरा काय में डाल देंगे। आई कि नहीं आई बात समझ में? पल्ले पड़ी? तो ये डायग्राम ऐसे दिखा रहा है, समझ गया? तो पहला पॉइंट क्या आया? पहला जो इसका कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा बताओ? इंटरेस्ट रेट 10% और वो क्या बना कोऑर्डिनेट? कितना रखोगे पैसा? जीरो। तो ये हो गया ना फर्स्ट पॉइंट, समझ गए?
कितना हो गया स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी? बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं रखोगे ना। अरे जब बॉन्ड्स में मस्त कमाई हो रही है तो हाथ में कुछ पैसा रखोगे? फिर क्यों रखेंगे? बॉन्ड में ही रखोगे ना। ये है, तो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी विल बी जीरो, बिल्कुल नहीं रखेंगे हम। अब सेकंड सिचुएशन, आरसी अगर है, सोचो उल्टा हो गया सिचुएशन, क्या? आर एन इज लेस देन दी आरसी। आरसी चल रही है मान लो 10 और ये हो गई मान लो 6, तुम तो ऐसे समझो, ठीक है। अब जब ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या होगा? सोचो अभी चल रही है करंट में 6%, फ्यूचर में, अच्छा अपने जैसे ही बॉन्ड्स कितने में मिल रहे हैं मार्केट में? 10 में। तो यार अब अभी करंट रेट क्या है? कम। तो इन्वेस्टर्स क्या सोचेंगे अपने वाले जिन्होंने अपने में लगा रखे हैं? यार कोई कमाई नहीं हो रही है, तो उनके लिए 6% बोले यार तो बहुत कम है ब्याज, तो उनका इंटरेस्ट का भी कमाई नहीं हो रही, और फ्यूचर में उनको भी पता है कि क्या होने वाला है। हम भी किसको फॉलो करेंगे? अपन अनोखे थोड़ी है, मार्केट को फॉलो करेंगे। तो अपन भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगी तो बॉन्ड की प्राइसेस कम हो जाएंगी, सो उनका कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो आज तो रखने में फायदा नहीं है, क्योंकि आज वो जो बॉन्ड उन्होंने रखा हुआ है इसका प्राइस फ्यूचर में क्या हो जाएगा? रखने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या करेंगे? कन्वर्ट द बॉन्ड, वो क्या अभी क्या करेंगे? कन्वर्ट द बॉन्ड्स इनटू कैश, मतलब हाथ में पैसा ज्यादा रखेंगे, बॉन्ड्स में नहीं रखेंगे। तो देखो अब ये इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इन्होंने क्या काय में रखा? ये यहां पे आ गया पॉइंट, समझे मेरी बात? तो ये दो पॉइंट्स होते हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो एक तो डायग्राम बनेगा ऐसा, सामने देखना बस इतना सा, एक तो ये लाल वाला डायग्राम दिख रहा है, इतना सा पोर्शन, ऐसे डायग्राम को क्या बोलते हैं? अरे सीधी लाइन है ना, बिल्कुल परफेक्टली इन इलास्टिक वर्टिकल, और यहां पे कैसा बना? इधर भी परफेक्टली इन इलास्टिक। तो इसमें याद रखिएगा ऊपर की सिचुएशन अलग है और नीचे की अलग है। नीचे वाले में क्या कह रहा है? पूरा का पूरा पैसा काय में आप कन्वर्ट कर दोगे? कैश में, तो हाथ में रखोगे ज्यादा और बॉन्ड्स को कर दोगे जीरो। और ऊपर वाले में क्या कहा? कैश कर दो, मतलब हाथ में कुछ नहीं रखोगे और पूरा का पूरा काय में लगा दोगे? बॉन्ड्स में। स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी विल बी जीरो, ये लाइन याद रखना, ठीक है। अब देखो बस रीड करना है हल्का सा। इन द डायग्राम, सुनो, इन द डायग्राम द डिसकंटिन्यूअस पोर्टफोलियो डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल इज डिपिक्टेड। सर उसका जो पोर्टफोलियो डिसीजन है वो थोड़ा क्या है? डिसकंटिन्यूअस, अलग अलग है, बार बार बदल रहा है, कंटिन्यू नहीं कर रहा, वो एक डिसीजन को चेंज करेगा, तो करता ही है। और क्या करता है तुम बताओ? अगर आर एन इज करंट रेट, आर एन क्या होती है? करंट रेट, और आरसी क्या होता है? अरे डायग्राम को समझा रहा है बस। तो आर एन होती है करंट और आरसी क्या होती है? क्रिटिकल। अब तुम बताओ, चलो जब आर एन आरसी से ज्यादा हो, करंट रेट ज्यादा है, तो क्या करेगा? फिर तो बॉन्ड में ही रखना फायदा है, तो कन्वर्ट द कैश इनटू बॉन्ड्स। स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी विल बी जीरो, सो इंडिविजुअल विल होल्ड हिज एंटायर इनकम इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। पूरे की पूरी इनकम को किधर लगा देगा? किसमें? बॉन्ड्स में रखेगा। पोर्टफोलियो में कुछ भी स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी नहीं रखेगा, कुछ भी हाथ में कैश नहीं रखेगा। भाई एक आम आदमी के पोर्टफोलियो में सब होता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब आर एन है ज्यादा और आरसी है कम, तो पोर्टफोलियो में कैश रखना पसंद नहीं करेगा, पूरा का पूरा काय में डाल देगा? बॉन्ड में। उल्टा कर दो, इफ आर एन फॉल्स बिलो द आरसी, आर एन है 6%, मार्केट में चल रहा है 10, तो यार फिर तो हमारे इन्वेस्टर्स क्या सोचेंगे? बोले यार इनके बॉन्ड्स में रखने का कोई फायदा नहीं है, ब्याज ही कमा रहा है, और फ्यूचर में भी क्या हो जाएगा? कैपिटल लॉस हो जाएगा। बोले यार क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगी, मार्केट को तो फॉलो करेगी ये कंपनी, सही है, तो फ्यूचर में कैपिटल लॉस हो जाएगा, तो बोला यार निकलो बेच के इस कंपनी के बॉन्ड्स को, सही है क्या? सो व्हाट दे विल डू? वो अपने पोर्टफोलियो में क्या रखेंगे? फिर वो फिर बॉन्ड्स को सेल कर देंगे और पूरा का पूरा कैश रखेंगे, ताकि फ्यूचर में सस्ता होने पे उसे खरीद सके। आया समझ में? अरे पक्का? चलो हो गया। अब अभी ये एक जने की बात चल रही थी, है ना? एक इन्वेस्टर क्या रिएक्ट करता है? ऐसे तो करता है। अरे ऐसे करोगे ना तुम भी। ये इंडिविजुअल का था, अब किसकी बात चल रही है? पूरे देश की। अब सुनना भाई, पूरे देश का है। करें स्टार्ट? चलो डायग्राम देखना। सो डायग्राम को समझते हैं अपन लोग। जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, देखो इसमें देखो ये 3 रेट्स दिख रही होंगी आपको, R1, R2, R0। R0 क्या है? लोएस्ट पॉसिबल रेट। अच्छा कई बार मार्केट में हो जाती है ऐसी रेट, बिल्कुल लोएस्ट लेवल तक आ जाता है। R0 क्या है?
लोएस्ट रेट, बोला सर इससे नीचे नहीं जा सकता, इंटरेस्ट रेट इससे नीचे नहीं जा सकती, ये सबसे लोएस्ट लेवल की है, समझ गए। R1 क्या है, हाईएस्ट पॉसिबल रेट, बोला इससे ऊपर नहीं जा सकती, समझ गए मेरी बात, बोलो कोई दिक्कत। R1 इज द हाईएस्ट, R0 इज द लोएस्ट, ठीक है, ठीक है भाई। R2 हो गई, बीच वाली हो गई, ठीक। अब सुनना, सारी कहानी समझना। अभी किसके रिएक्शन की बात कर रहे हैं, पूरे देश की, तुम्हारे और मेरी नहीं है, पूरी कंट्री के रिएक्शन की बात है, ठीक है। करें स्टार्ट, चलो अब सुनना। तो ये रेट नाम समझ में आ गए, पहले तो नाम याद होने चाहिए। देखो क्या कह रहा है, चलो लेट स्टार्ट। सबसे पहले मान लेते हैं रेट चल रही है आर, हाईएस्ट रेट है, सोचो दिमाग लगाओ, बहुत, ये तो बहुत ऐसी है, इजी टॉपिक है। R1 सोचो हाईएस्ट चल रही है, देश में इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, शानदार हाईएस्ट। तो क्या क्या देश के लोगों का क्या बिहेवियर होगा, क्या डिसीजन होगा बताओ। तुम पूरा देश हो ऐसा मान लो, है ना, काय में इन्वेस्ट करते हो, या तो हाथ में रखते हो पैसा या बॉन्ड में लगाते हो, पोर्टफोलियो में दो ही चीज रखते हो, ठीक है। अब इस समय तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चल रही है, तो हाईएस्ट चल रही है, हाई भी नहीं, हाईएस्ट, क्या करोगे सर, ज्यादा बेटर क्या है, जब इंटरेस्ट रेट, मैंने क्या कहा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है ना, आदमी हमेशा देखता है कि यार 2 लाख रुपए मैं हाथ में रखूं, हाथ में रखूंगा तो रिटर्न ऑन मनी क्या होता है, समझ गए मैं बताऊं पक्का ना, समझ गए ना, मतलब मनी पे रिटर्न क्या होता है, 0। 2 लाख का 2 ही लाख ही रहेगा ना भाई, अरे सही कि नहीं है ना। कल से मैं लेके घूम रहा हूं, वो उतने ही है, बढ़ ही नहीं रहे, सन में बढ़ते थोड़ी ऐसे, रिटर्न ऑन मनी इज 0, तुमको भी पता है, बट इन्वेस्टिंग इट इन द बैंक विल गेट यू हाउ मच, 10%, हाईएस्ट। तो क्या समझदारी है फिर, हाथ में रखने में समझदारी है क्या, नहीं, देयर विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई होगी, बहुत सैक्रिफाइस ही, तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, जबकि आप कितना कमा सकते थे, 10%, है ना। तो क्या होगा तुम्हारा रिएक्शन बताओ, अगर हाईएस्ट रेट चल रही है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट इज एट द हाईएस्ट लेवल, व्हाट विल बी योर रिएक्शन सबका, क्या करोगे पोर्टफोलियो में, बॉन्ड्स ज्यादा रख दोगे और कैश कम कर दोगे, आ गई बात समझ में, यही तो होगा रिएक्शन। अब इसका यहां तक समझ में आ गई, तो देखो पहला वाला समझाता हूं आपको, अच्छा है ना, एक, अच्छा ये हाईएस्ट रेट होती है आर स्टार, सॉरी उल्टा बोल दिखा नहीं वो मेरे को, आर स्टार क्या नाम बोल दिया, अरे कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं, नामों में क्या है, आर स्टार इज द हाईएस्ट रेट। तो हाईएस्ट रेट पे क्या होता है, कैश बिल्कुल नहीं रखते, पूरा पैसा काय में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो पॉइंट आएगा वो कौन सी एक्सिस पे आएगा, एक्सिस पे ही तो आएगा। तो पहला पॉइंट है ये, वो लाल दिख रहा है ऊपर वाला, अरे पक्का दिख रहा है, ये कलर बदलूं तो फर्स्ट डायग्राम देखो, डायग्राम समझ में आ रहा है, जैसे मान लो इस साइड में बना के दिखाता हूं। तो जब भाई मार्केट में हाईएस्ट रेट है आज तक की, भाई अपने को पता है इससे हाईएस्ट नहीं हो सकती, तो फिर हाथ में नीचे क्या रह लें, डिमांड ऑफ मनी, कितना मनी डिमांड करोगे, 0, कुछ भी नहीं रखोगे, समझ गए। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया ना। अच्छा अब अपन मान लेते हैं अगर 10% है, अगर रेट क्या चल रही है 10, तो 10 है, 10 क्या है, मीडियम रेट है, अच्छी है, 10 इज ऑल्सो गुड रेट। तो 10 वाली में क्या रखोगे, थोड़ा पैसा, अरे मतलब जैसे मान लो 2 लाख है, तो 2 लाख में से थोड़ा पैसा बॉन्ड में और थोड़ा पैसा कैश में भी रखोगे। तो देखो उसने थोड़ा सा रखा हुआ है ना, 10% पे कितना रखा हुआ है, देखो ऐसे डायग्राम वाले ने दिखाया है कि 10% अगर रेट है तो कितना लोग रखेंगे हाथ में, 30 मान लो, 30 70, 30 हाथ में रखेंगे और 70 बॉन्ड में। तो कितना पैसा रखा हाथ में, 30%। अरे समझ गए, M1, अरे मतलब जो भी है देश का, सोचो टोटल देश का पैसा कितना है, तो कुछ अमाउंट है ना, नंबर, अब M1 लिख दिया उसने। तो 10% पे कितना रखेंगे, M1। तो दो देखो ऊपर भी दिखा रहा हूं साइड में, अगर 10% है तो 10% पे कितना रखेंगे भाई, M1। M1 इतना पैसा रखेंगे, मतलब इतना हाथ में रखेंगे और बाकी बॉन्ड में। अच्छा अगर 10 से और कम हो जाए, तो 10 से कम हो जाए और कम हो जाए फिर तो फायदा नहीं सर रखने का, 6 हो जाए तो हम फिर कैश थोड़ा और बढ़ा देंगे, हाथ में पैसा और बेच देंगे बॉन्ड्स, क्योंकि फायदा कम है, ब्याज का लॉस ज्यादा नहीं हो रहा ना, ब्याज कुछ आ ही नहीं रहा ऐसा कोई खास, तो बेच देंगे थोड़े और बेच देंगे बॉन्ड्स, कैश में ज्यादा रखेंगे तो कैश बढ़ेगा। अब देखो आप इंटरेस्ट रेट अगर 6 हो जाए, 6 दिखा रहा हूं, 6 सामने देखो, अगर 6 हो जाए तो थोड़ा और हाथ में रख लेंगे, मतलब M2, पैसा बढ़ गया ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग बढ़ा है ना अपन ने।
अरे प्राइस गिरती है, डिमांड बढ़ती है, ऐसे इंटरेस्ट रेट गिरती है तो हाथ में पैसा आदमी ज्यादा रखता है। सोचो, सोच के करना देखो भाई सब कुछ, ठीक है। हो सकता है अभी डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन घर पे जाके इसके बारे में सोचिएगा। सोचने वाला चैप्टर है, रट्टे मारने वाला नहीं है, समझ गए। चलो, तो देखा ना, इंटरेस्ट रेट कम होगी तो क्या रिएक्शन होगा भाई, पूरे देश का भी यही होगा। जब इंटरेस्ट रेट कम हो रही है तो क्या रखा बॉन्ड्स में, तो बॉन्ड्स में कम कर दो पैसा, हाथ में ज्यादा रखो। तो उसने हाथ में बढ़ा लिया, M2 M1 से अब ज्यादा रख रहे हैं, क्योंकि भाई ज्यादा नहीं चल रही ना इंटरेस्ट रेट, मार्केट में बढ़िया नहीं है इंटरेस्ट। अब सोचो, इंटरेस्ट रेट और डाउन आ गई, लोएस्ट पे आ गई। लोएस्ट रेट को क्या बोलते हैं, R0। हाईएस्ट को क्या बोलते हैं, R स्टार। R स्टार, R स्ट्रिक्ट, जो भी बोलो, गॉट माय पॉइंट। सो अब है लोएस्ट, आज तक की लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब यह है कि तुम्हें पता है इससे नीचे नहीं जाएगी सर, ये सबसे नीचे है, इससे नीचे नहीं जा सकती कभी भी। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। तो ऐसा, तो अगर ऐसा लेवल है, सोचो तो क्या करोगे, तुम्हें ऑलरेडी पता है इससे नीचे तो नहीं जाएगी, अब जाएगी तो इससे नीचे इट विल नेवर गो। ये सबसे लोएस्ट रेट है सर, जाएगी तो इसके बाद ऊपर ही जानी है, वो नीचे इसके नहीं जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट क्या है, बिल्कुल 3, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगी, इंटरेस्ट रेट बाद में ऊपर जाएगी, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो बॉन्ड प्राइसेस कम होंगी, तुम्हारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड्स में रखोगे तो क्या होगा फिर, लॉस। तो निकल लेना चाहिए फिर, तो पूरा पैसा काय में कन्वर्ट कर लो और कैश बढ़ा लो, M2 से भी और बढ़ा लो, पूरा का पूरा पैसा तुम बॉन्ड्स को क्या कर दोगे, बेच के। कंपनी लोएस्ट पे है, इससे नीचे जाएगी नहीं, सबसे लोएस्ट, पूरा बेच दोगे ना, पूरा पैसा बेच के किस में कन्वर्ट कर लोगे, स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी, पूरा मनी में कन्वर्ट कर लिया, तो हो जाएगा बेटा M3। अब सामने देखो, सामने देखो, तो क्या हो जाएगा, M3 लोएस्ट पे आ गई ना, इंटरेस्ट रेट और गिरती है, इंटरेस्ट रेट गिरती है तो वो पैसा बढ़ाएगा, कैश ज्यादा रखेगा, फिर बॉन्ड में रखने का क्या फायदा। अब देखो R स्टार, तो मतलब तीसरी वाली रेट, सॉरी R0 3%, अगर 3 चल रही है तो किस काय में कन्वर्ट कर लेगा, पूरे पैसे को कैश में, है ना। ढंग से देखना, ठीक है। तो देखा अभी आपने कि इंटरेस्ट रेट और कम हो गई, 3% और कम हो गई, तो उसने और कैश में कन्वर्ट कर लिया, सही है, M3। अब सुनना, तुम्हें भी पता है अब इससे नीचे तो जाएगा नहीं, पूरा पैसा तुम काय में कन्वर्ट करके बैठे हो, कैश में। अब आप, ठीक है, ये वाला एरिया देखो, पूरा पैसा तुम काय में कन्वर्ट करके बैठे हो, कैश में, कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। सोचो देश में क्या होगा, कोई भी कुछ भी पैसा नहीं लगा रहा है, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, सब कुछ हाथ में रखे हुए हैं, समझ गए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, तो सरकार इसको ठीक करने की कोशिश करेगी भाई, गवर्नमेंट विल मेक फिस्कल पॉलिसी। क्या बनाएगी गवर्नमेंट विल पुल। अब सोचो, इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो तुम लोग बिल्कुल भी, पूरा का पूरा पैसा कन्वर्ट करके कान धर के बैठे हो हाथ में। अब सरकार को क्या लगेगा इससे, सरकार को थोड़ी पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, सरकार को क्या लगेगा कि क्या पता देश में पैसा ही नहीं होगा। गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि यार ये इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं है, क्या पता भाई इकोनॉमी में आ गया हो तो बोले, गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि मनी सप्लाई कम हो गई है लगता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एडिशनल मनी पुट करेगी। आरबीआई विल पुट एडिशनल मनी इनटू द इकोनॉमी। वो क्योंकि उसको क्या गलतफहमी है कि तुम क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है। उसको गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि तुम तो हाथ में धर के बैठे हो, समझ गए, तुम हाथ में तुम्हारे पास पैसा पड़ा हुआ है, बट यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, देश में इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो गवर्नमेंट को अंदाजा क्या लगेगा, बोले यार क्या पता बेचारों के पास पैसे नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगा, मनी डालेगा इकोनॉमी में। अब सुनना, क्या सोच के कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पैसा आएगा तो तुम क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे, ऐसा गवर्नमेंट सोच रही है, तो गवर्नमेंट ने और पैसा डाला। अब सुनना, गवर्नमेंट ने क्या डाला, और पैसा, और तुम इतने नीच हो गवर्नमेंट कैसे पैसे डालेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर करके, बताया था ना, रोड बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, डैम्स बनाएगी, सी पोर्ट्स बनाएगी और तुम्हारे हाथ में पैसा थमाएगी ताकि तुम क्या करो, इन्वेस्टमेंट। लेकिन तुम इतने नीच हो
क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतनी कम चल रही है, तुम भी नीच नहीं हो ज्यादा, ऐसा समझदार हो तुम। इंटरेस्ट रेट इतनी कम चल रही है कि तुम वो पैसा भी धर के बैठ गए। आई कि नहीं आई बात समझ में? पक्का? समझना मेरी बात को। तो पहले ऑलरेडी द मनी सप्लाई वॉज M3, पूरा हाथ में तुम कन्वर्ट करके बैठे थे, सरकार ने तुम्हारे हाथ में एक्स्ट्रा पैसा डाला, तुम वो भी रख के बैठ गए। यार बहुत गंदे नीच हो, बताओ, वो भी रख के बैठ गए। तो देखो ये कैसा रहा कर्व, परफेक्टली इलास्टिक, सीधा। अरे बिल्कुल सीधी लाइन है। अरे आंखें खोलो, ऑरेंज वाली देखो, आप समझे कैसी लाइन बनी, कैसा डिमांड कर्व बना, परफेक्टली इलास्टिक। सरकार को बेचारे को लगा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, उसने एडिशनल पैसे भी दिए तुमको, तुम वो भी रख के बैठ गए। और इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। क्या बोलते हैं? जब देश किसमें फंस जाता है? लिक्विडिटी ट्रैप में, लिक्विडिटी के ट्रैप में। समझ रहे हो? ज्यादा ही लिक्विडिटी हाथ में रख के बैठे, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा भाई साहब, बिल्कुल ही। ऐसा कब होता है? जब इंटरेस्ट रेट्स क्या हो, आर एट देयर लोएस्ट। तो समटाइम्स द इकोनॉमी गोज इनटू द, किसमें फंस जाती है? लिक्विडिटी ट्रैप। व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप? when the government is trying to increase the boost the economy, but और उसने एडिशनल मनी भी डाला इकोनॉमी के अंदर, बट पीपल टेंड टू कीप इट ऑल्सो, उसको भी रख लिया लोगों ने। समझ में आ गई मेरी बात? दे आर नॉट इन्वेस्टिंग, दे केप्ट दैट मनी ऑल्सो। समझ में आई क्या? मान लो तुम्हारा बर्थडे था, तुम्हारे पापा ने तुमको 5,000 रुपए दिए, मान लो तुम शाम तक आते आते खर्च करके बैठ गए, अब तुम पूरे खर्च भी नहीं करे, रखे हुए तुमने उनमें से, ठीक है, 2,000 खर्च किए, 3,000 रख के बैठे हो, अब घर पे मायूस से बैठे हो। क्या लगेगा तुम्हारी मम्मी को कि लगता है इसके पूरे पैसे खर्च हो गए, सो नाउ शी विल गिव एडिशनल मनी। बोला यार ऐसे, बोला आयुष बेटा तो तेरा बर्थडे ऐसे क्यों कर रहा है, ये ले चल 1,000 रुपए और ले, तुम इतने नीच तुम उसको भी रखे। दिस इज लिक्विडिटी ट्रैप। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? अरे पल्ले बढ़ी क्या? आज तू बोल, है क्या कह रहे? इंटरेस्ट बॉन्ड ही चल रहा है, उस जमाने में था ही क्या, बॉन्ड ही था। एरो के वही, ये डायग्राम आगे और पीछे कैसे बना ले? मान ले इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगी, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएगी, क्या करेगा? हाथ में कम रखेगा, बॉन्ड्स में ज्यादा रखेगा। हाँ वो फिर कुछ भी करेंगे, लेकिन वो वो नहीं कर रहे, बॉन्ड नहीं खरीद रहे, पूरा ट्रांजैक्शन का नहीं। आप यही मिस्टेक करो, ट्रांजैक्शन का तो इफेक्ट ही नहीं होता इंटरेस्ट रेट से। याद करो, याद आई लाइन, ट्रांजैक्शन मनी इज नॉट अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट्स। वो तो आप रखोगे ना, घर की सब्जी वब्जी के लिए नहीं रखेगा क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो रखेगा ही ना, उसका तो कोई इफेक्ट है ही नहीं उससे, वो तो अलग तू रखता ही है, प्रिकॉशन वाला भी रखता ही है। ये तीसरा वाला अमाउंट की बात चल रही है, स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी, वो वाला पैसे की बात चल रही है। हाँ वो जीरो कर देगा, पूरा बॉन्ड में लगा देगा। अगर इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है? आर स्टार। और अगर इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है? आर जीरो, लोएस्ट पे, तो क्या करोगे? पूरा बॉन्ड्स बेच के काय में कन्वर्ट कर दोगे? कैश में। किस पे 3% पे। तो आदमी सोचता है 3 पे बोले क्या ही काम करना भाई, जिसको भाई ऐसे गिरे पड़े थोड़ी होते हैं बिल्कुल ही। तो आदमी को क्या लगता है, बोला इससे बेटर तो मैं कुछ और कर लूंगा, अरे ब्याज भी दे दूंगा, साल का 3% रेट तू एक्सेप्टेबल है लेने के लिए? 3% साल का, सोच, इससे बढ़िया तो कोई भी कमा के दे देता है 3%। 7% तो एफडी दे रही है। बात समझ गया ना मेरी बात? तो कौन 3% साल का? भाई 3% साल का मतलब क्या होता है? 3% डिवाइड बाय 12 करना, इतना महीने का ब्याज आ रहा है। फिर 3% डिवाइड बाय 12, वो तो पता है, परसेंट में निकाल के बता। 0.25, तो 0.25% के लिए क्या ही कोई करेगा? क्यों इतनी मेहनत करेगा, रिस्क लेगा? वो वाली बात हो जाती है ना, क्यों करें अपन ऐसी। चलो हाँ भाई, अरे बात समझ में आई क्या? ये कौन सा एरिया है?
अरे ये वाला एरिया देखो, ये कौन सा एरिया है? ये कौन सा एरिया है? लिक्विडिटी ट्रैप। गवर्नमेंट ने एडिशनल पैसा भी डाला, लेकिन तुमने वो वाला भी एज इट इज रख लिया। समझ में आया ना? अरे बोलो यस और नो। अब इसको रीड करते हैं, बस रीड करना काम है। देखो फटाफट, जल्दी देखो, बातें नहीं बेटा, फटाफट देखो। when we move from individual speculative demand to aggregate speculative demand, मतलब पिछले वाले डायग्राम से वो इंडिविजुअल का था, ये एग्रीगेट का है। सो द डिसकंटिन्यूटी इन इंडिविजुअल डिमांड डिसअपीयर्स। सही बात है, क्योंकि वो एक जने की बात थी और ये, तो ये क्या कह रहा है, वहां जो डिसकंटिन्यूटी थी, कभी भी कुछ भी कर रहा था, यहां पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां एक जने की बात नहीं चल रही, यहां एग्रीगेट की बात चल रही है, एग्रीगेट बिहेवियर की बात चल रही है। नेक्स्ट, अरे ऐसी फालतू बात है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट थोड़ी है। सो हेंस वी गेट कंटिन्यूअस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फंक्शन। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एग्रीगेट वाला जो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी का डायग्राम होता है वो कैसा होता है? एग्रीगेट स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी, द डिमांड कर्व का शेप इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्टार्टिंग से लेकिन बाद में परफेक्टली इलास्टिक। और जब वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है तो देश किस में फंस जाता है? आया समझ में? नेक्स्ट, सो याद रखिएगा, ये काम की लाइन है। एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इट शोज द इनवर्स रिलेशन, बताया था ना, इनवर्स रिलेशन चल रहा था ना, इंटरेस्ट रेट कम हो रही थी वो, और वो हाथ में ज्यादा रख रहा था पैसा। सो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी। देखा था आपने, इंटरेस्ट रेट हाई है तो पूरे पैसे जीरो कर दिए, और इंटरेस्ट रेट कम है तो पूरा कैश में कन्वर्ट कर दिया। सो राइज इन इनकम विल लीड टू राइज इन ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी डिमांड, वेयर एज राइज इन इंटरेस्ट रेट विल लीड टू फॉल इन स्पेकुलेटिव डिमांड। अरे क्या कह रहा है? इनकम बढ़ने से कौन कौन सी डिमांड बढ़ती है? ट्रांजैक्शन वाली भी बढ़ती है। हाई इनकम होगी तो ज्यादा ट्रांजैक्शंस करेगा, हाई इनकम होगी तो प्रिकॉशंस भी ज्यादा रखेगा। समझ गए? तो वो इनकम वाली बात बता दी उसने, यहां तक। इनकम बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन भी बढ़ेंगे और प्रिकॉशन भी बढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी कब बढ़ती है? जब इंटरेस्ट रेट क्या होती है? स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी कब बढ़ेगी? हाँ, जब इंटरेस्ट रेट कम होती। करेक्ट। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगी तो हाथ में वो पैसा ज्यादा रखेगा, स्पेकुलेटिव डिमांड के लिए रखेगा, फ्यूचर में लगा देंगे। समझ में आई मेरी बात? ऐसा। लिक्विडिटी ट्रैप, सर ये क्या सिचुएशन होती है? लिक्विडिटी ट्रैप, अच्छा, अरे तो चैप्टर ही बदल गया। हाँ जल्दी बोल। ये रहा ना परफेक्टली इलास्टिक। देख, देश में ये R0 चल रही है, R0 पे कितना है डिमांड कर्व? देख रंग बदल रहा हूं थोड़ा, उससे फर्क पड़े तो। देखो इधर, ये दिख रहा है ना तुम्हारे? तो कलर अच्छा दिखता है, इसमें दिख ही नहीं रहा। हाँ, तो ये दिख रहा है लाइन। अगर R0 इंटरेस्ट है, तूने पूरा पैसा काय में रखा हुआ है? हाथ में। स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी हाथ में रखा हुआ है ना। अब गवर्नमेंट ने या तेरी मम्मी ने और पैसे दिए, तूने वो भी हाथ में ही रख लिए। ले भाई, तो पहले तेरे हाथ में कितने थे? 2000, मतलब कितने थे? मान ली 2000, वो जो मम्मी ने डाले 500 रुपए, वो भी तूने हाथ में रख लिए। जैसे यहां दिखा रहा है 20,000 रखे हुए थे, उन्होंने एक्स्ट्रा दिए, बोले क्या पता बेचारे के पास पैसे नहीं होंगे इसलिए मायूस बैठा होगा, 5,000 दिए, वो भी धर के बैठ गया तू। समझ में आया? तो तेरी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आया। तो ये तो सीधा रहा ना। हॉरिजॉन्टल कब बनता है? परफेक्टली इलास्टिक वाली सिचुएशन में। याद है डिमांड चैप्टर पढ़ा है ना, 5 डिग्रीज होती है। समझ में आया? एक हॉरिजॉन्टल बनता है, वर्टिकल बनता है, वो सब पढ़ाया है मैंने। चलो, लिक्विडिटी ट्रैप, इससे पहले मैंने एक लाइन लिखी हुई है, अभी पढ़ाया था पिछला वाला चैप्टर। वो चैप्टर का नाम क्या था? पब्लिक फाइनेंस। उसमें कितनी यूनिट थी? एक नहीं कराई, बाकी तीनों खत्म हो चुकी है ना। पहली यूनिट हो चुकी है, तीसरी और चौथी। चौथी का नाम क्या था? फिस्कल पॉलिसी। के लास्ट में एक चीज पढ़ाई थी, फिस्कल पॉलिसी कब इनइफेक्टिव हो जाती है? जब देश किसमें फंस जाता है? तो याद रखना, फिस्कल पॉलिसी विल बी इनइफेक्टिव व्हेन देयर इज डैश क्राउडिंग आउट इफेक्ट, है ना। अब एक लाइन बोलता हूं, ये चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? मनी। यहां पे कौन सी यूनिट है? तीसरी, मॉनेटरी पॉलिसी। और आपको एक लाइन बता देता हूं, मॉनेटरी पॉलिसी
सरकार ने लगाई, तुम्हारे हाथ में पैसा थमाया भी सही, लेकिन फिर भी तुम नीच के नीचे रहे, वो भी रख के बैठ गए, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गई? इनइफेक्टिव। क्यों? क्योंकि देश किस में फंसा हुआ है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी विल बी इनइफेक्टिव when there is dash in the economy, liquidity trap. Fiscal policy is ineffective when, अब इसके बावजूद अगर नंबर कम है ना बेटा, तो फिर भगवान ही पनिशमेंट देगा। सर मैं क्योंकि भगवान का ही भेजा वो दूत हूं मैं जो पढ़ा रहा हूं। दीज आर द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चंस, इसके ऊपर नहीं होता, जो होता है वो उसके नीचे ही होता है। आ रही है बात समझ में? तो ये सब आना चाहिए बेटा, समझ लो। हाँ भाई, तो इसलिए लिखा हुआ है ये, यहां वहां की चीज यहां क्यों लिखी हुई है? 2 बार दिखाने के लिए, ताकि तुम्हारी आंखों के सामने जाए, समझ रहे हो? क्योंकि 2 बार बताने के बाद भी बच्चे नहीं गड़बड़ करके आ जाते हैं। तो याद रखना, फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव कब होती है? जब क्या हो जाए? क्राउडिंग आउट। और मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव कब होती है? जब क्या हो जाए? लिक्विडिटी ट्रैप। आगे बात समझ में? लिक्विडिटी ट्रैप नाम का शब्द होता तो बेटा 12th में भी है, बताता नहीं है बस कोई, तुम्हारे नहीं, इनके। आया समझ में? ठीक है, वर्ड तो ये वहां पे भी था, ये पढ़ा था कि तुमने, लेकिन ये ऐसा, अरे तुम्हारे नहीं यार, अच्छा तुम वहां पढ़ाया था ऐसे ही, ऐसे ही मेरे ऊपर हो गया तुम, ऐसे ही बोलो। अच्छा झूठे ही बोल देती, अच्छा अच्छा ऐसा, फिर ठीक है। चलो चलो चलो, हाँ भाई, इफ इंटरेस्ट रेट्स, मैं लड़कियों की तरह होते जा रहा हूं, तारीफ सुनना पसंद हो गया। चलो, इफ इंटरेस्ट रेट्स रीच अ हाई लेवल, अरे पता है ना सबको, पढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट लेवल पे होता है तो क्या होता है? अरे इंटरेस्ट रेट शानदार चल रही है 8 स्टार, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, हाथ में रखोगे तो, हाथ में रखोगे तो बहुत सारा लॉस हो जाएगा, फिर तो ब्याज का बहुत सैक्रिफाइस हो गया। तो क्या करना चाहिए? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, अरे हाथ में होल्ड करने की कॉस्ट को क्या बोलते हैं? जब तुम्हारे पास पैसा है और मार्केट में हाईएस्ट इंटरेस्ट मिल रहा है, सो व्हाट विल यू सैक्रिफाइस अगर तुम हाथ में रखोगे तो? इंटरेस्ट। सो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी? द इंटरेस्ट विच इज सैक्रिफाइस्ड, जो आप नहीं कमा पाओगे, है कि नहीं? तो लेकिन अगर हाई इंटरेस्ट चल रहा है, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो फिर तो बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो फिर क्या करना चाहिए? हाथ में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी विल बी 0 एंड इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स विल बी, पूरा काय में लगा देंगे? बॉन्ड्स में। सो यही लिखा हुआ है बेटा, पढ़ो आगे। देयरफॉर पीपल विल होल्ड नो मनी इन हैंड, पूरा का पूरा काल लगा देंगे बॉन्ड्स में। अच्छा अब इसका उल्टा कर दो, ये ऊपर वाली बात कौन सी थी? आर, अरे कौन सी वाली बात थी? आर स्टार वाली। और अब नीचे वाली बात कौन सी है? आर when interest rates falls to very low level, जब इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल अपने निचले स्तर तक आ जाएं, तो क्या होगी एक्सपेक्टेशन उसकी? The expectation is that since the interest rates is very low, it cannot go further lower. भाई इससे नीचे नहीं जा सकता सर, इससे नीचे ऑलरेडी लोएस्ट पे है, इससे नीचे तो नहीं जाएगा, इससे जाएगा तो फिर इसके, तो फिर कैपिटल लॉस होगा। फिर तो क्या करना चाहिए? पूरा पैसा हाथ में कन्वर्ट कर लो सर, फालतू बाद में क्या होगा? कैपिटल लॉस, और बाद में खरीद लेना सस्ते में फिर, सही है? तो क्या करेंगे जनता का रिएक्शन? अरे बोलो, इट विल मूव अप, अपवर्ड्स, तो वो अपवर्ड बढ़ जाएगा फिर उसके अंदर। आगे बात समझ में? सिंपल सी बात है। अब सुनना, फ्रॉम, क्या बताऊं, इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल लो लेवल पे है, तो कैश रखेगा ना हाथ में, अपवर्ड का मतलब है राइट वर्ड। जब इंटरेस्ट रेट अपने लोएस्ट लेवल पे है, तो पहले M1 ऊपर ऊपर डायग्राम में देख, ये रहा डायग्राम, पहले तूने कितना रखा हुआ था? 6% पे। जब 6% था, है ना, 6 पे कितना रखा हुआ था? M2। और जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो तू क्या करेगा? फिर इधर राइट वर्ड मूव हो जाएगा ना। अब समझ में आया? राइट वर्ड है वो, अपवर्ड नहीं होता। चलो, फ्रॉम सच लो लेवल्स, अब सुनना, फ्रॉम सच लो लेवल्स व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स राइजेस, सबको पता है कि इतने लो लेवल्स पे है कि इसके बाद इससे नीचे तो नहीं जाएगी, जाएगी तो इसके ऊपर जाएगी, तो क्या होगा?
द बॉन्ड प्राइसेस विल फॉल, बाद में बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा सर, टू होल्ड द बॉन्ड प्राइसेस एट दिस लो इंटरेस्ट, तो सर इससे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर में क्या रिस्क है, कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों कैपिटल लॉस करवाना है, अभी बेच के निकल लो। सो देयरफॉर द डिजायर टू होल्ड बॉन्ड्स इज वेरी लो एंड अप्रोच इज जीरो, तो बॉन्ड्स को कर देंगे जीरो और मनी को पूरा कन्वर्ट कर लेंगे कैश में। क्लियर है, एंड ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, एंड द डिमांड टू होल्ड मनी इन लिक्विड फॉर्म एज ऑल्टरनेटिव टू बॉन्ड होल्डिंग अप्रोचेस इनफाइनाइट, वो लाइन कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट। अब सोचो, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट में इतना ही लोएस्ट लेवल पे है, तो वो अब उस पर ही चलेगी, समझ में आया। अब देखो क्या होगा, इन अदर वर्ड्स इन्वेस्टर वुड मेंटेन कैश सेविंग्स, पूरा का पूरा काय में कन्वर्ट करके धर लेंगे पैसा कैश में, कुछ बॉन्ड वॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दे विल होल्ड नो बॉन्ड्स, दे विल कन्वर्ट ऑल देयर मनी इनटू कैश में रख के बैठे हुए हैं। अब क्या होगा, द स्पेकुलेटिव डिमांड बिकम्स, कैसा हो जाता है बेटा, R0 पे वो लोएस्ट पे है, वो कैसा हो जाता है, इट बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक। ये क्वेश्चन आएगा, समझ में आ गया। विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट्स एंड द स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी, डिमांड कर्व, स्पेकुलेटिव मनी डिमांड कर्व कैसा हो जाता है, इट बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड, देश काय में फंस जाता है, लिक्विडिटी ट्रैप में। बोलो सर कभी पहले ऐसा हुआ है क्या, हुआ है। इसका एविडेंस आप देख सकते हो 2008 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, आप पैदा हो गए थे कि 2008 में, 8 में या 7 में, 7 में ही हो गए थे, 12वीं क्लास में था मैं तब, मतलब ऑल जस्ट ऑन द पासिंग तो समझ गया ना तुम, तब मैं माहौल बना रहा था जब तुम पैदा होते स्कूल में, मतलब मजे कर रहा था। माहौल बनाना मतलब क्या होता है, इट इज अ मल्टी यूटिलिटी वर्ड, आई कैन यूज इट लॉट ऑफ प्लेसेस। हाँ भाई, तो समझ गए। तो इंपेरिकल एविडेंस क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन पता होना चाहिए, क्या इसका कोई है सर, रियल में होता है कभी, बिल्कुल होता है। कब हुआ था, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस यूएस से स्टार्ट हुआ था और इंडिया में भी आया था इसका इफेक्ट, और बहुत बड़ा क्राइसिस था, समझ गए। और वो उसमें ये क्या हुआ था, लिक्विडिटी ट्रैप जैसी सिचुएशन हो गई थी, पीपल वर नॉट इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट रेट्स वर एट देयर लोएस्ट लेवल अमेरिका में, समझ में आ गई मेरी बात। पूरा बैंक स्ट्रक्चर क्रैश हो गया था, लोगों ने पूरा पैसा ही निकाल लिया। अच्छा फिर सरकार को क्या लगा, बोले बेचारे को बस पैसा नहीं है, सरकार ने और डाले, वो भी रख लिया, है ना, अंग्रेज नीच तो होते सोचो, वो एडिशनल डाला वो भी रख लिया, किस में फंस गए, लिक्विडिटी ट्रैप। बैंक हो गया क्रैश, उनका तो बैंक क्रैश हो जाता है तो इकोनॉमी क्रैश हो जाती है, तो बैंकर ही रोतलू है, एक चीज क्रैश हो जाए पूरा ही क्रैश हो जाता है उनका। अपन फिर भी क्या है, स्टेबल, समझ गए, चाय पीते ना अपन इसलिए। चलो तो लास्ट सुनिएगा, यहां पे क्या कह रहा है ये, इन सच सिचुएशन द मॉनेटरी पॉलिसी टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी विल ऑल्सो बी इनइफेक्टिव। आप समझे, लाइन लिखवा चुका हूं जो ऑलरेडी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो जाती है ऐसी सिचुएशन में, कितना भी कर लो, अब लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गए तो अब कितना भी लगा लो वो तो फंस ही गए, तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी फिर काम नहीं करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी विल ऑल्सो बी इनइफेक्टिव। क्यों सर, क्योंकि यार लोगों के पास कुछ वही कोई फायदा ही नहीं है इन्वेस्ट करने में, क्यों लगाए वो, बिकॉज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो क्या होता है, आज आदमी के पास मान लो 1 लाख रुपए पड़ा है, तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो काय में लगा दे, बॉन्ड में, या हाथ में रखे। तो यार बॉन्ड में कुछ फायदा ही नहीं है ना रखने का, समझ लो। आदमी को मोटिवेट क्या करे फिर, इंटरेस्ट रेट्स आर सो लो, सो वो हाथ में प्रेफर करेगा रखना, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये होता है बिकॉज उसका इंटरेस्ट का ऐसा कोई खासा लॉस नहीं हो रहा है। मैंने अभी बताया था ना, पर मंथ का कितना आया ब्याज, 0.25। कौन ही रखना चाहेगा, बोले क्या ही लगाना, इससे बढ़िया तो काय में रख लो, पैसा हाथ में रख लो। अरे समझ में आ गई मेरी बात, इट्स बेटर टू कीप इट इन मनी इन हैंड्स, है ना। तो बॉन्ड्स में क्यों रखेंगे जब इंटरेस्ट रेट इतना कम है, तो ये इसलिए होता है बिकॉज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी इज ऑलमोस्ट जीरो। अरे 0.25 मतलब कोई ब्याज होता है क्या, इट इज ऑलमोस्ट जीरो। सो इतना लो इंटरेस्ट रेट है, इवन इफ मॉनेटरी अथॉरिटी इंक्रीजेस द मनी सप्लाई। चलो मान लो गवर्नमेंट अगर एडिशनल मनी सप्लाई डाले भी, कैसे डाल सकती है, बहुत सारे तरीके हैं उसके पास,
सारे तरीके उसके पास बहुत सारे हैं। उनमें से एक तरीका क्या बताया मैंने आपको कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कर सकती है। दूसरा तरीका क्या कर सकती है, वो जो पब्लिक डेट लिया हुआ था तुमसे वो चुकाएगी, वापस रीपेमेंट करेगी, तो तुम्हारे हाथ में पैसा आ जाएगा। तो सरकार चलो एफर्ट्स भी डाल रही है लेकिन उसका कोई इफेक्ट, बिकॉज द पीपल वुड प्रिफर टू होर्ड मनी। होर्ड, होर्ड मतलब जमाखोरी, क्योंकि तुम्हें जमा करोगी आदत लग चुकी है, तो वो कितना भी एक्स्ट्रा डाले तुम वो भी जमा करके बैठ जाओगे, रख करके बैठ जाओगे। होर्ड मतलब क्या होता है, होर्डिंग सुना है ना, कालाबाजारी, जमाखोरी, ऐसा। तो रख लेना, छुपा लेना, तुम वो पैसे भी छुपा के बैठ जाओगे, नहीं लगाओगे। सो कॉन्सिक्वेंटली द एक्सेस फंड्स में नॉट बी कन्वर्टेड इनटू न्यू इन्वेस्टमेंट। तो सरकार जो एक्सेस फंड्स डालेगी वो भी कन्वर्ट नहीं होंगे न्यू इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो भी तुम धर के बैठ जाओगे। समझ में आया? तो इसका मतलब सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो जाएगी, इनइफेक्टिव। कब हो जाती है, जब देश किसमें फंस जाए। और ऐसा वो कब फंस जाता है, जब इंटरेस्ट रेट्स क्या हो, बहुत ज्यादा लो होगी तो फंसी जाएगी। क्योंकि आदमी का कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, बहुत ही कम है, उसको लग रहा है बोले यार क्या ही रखूं मैं उसमें बॉन्ड में, कुछ ब्याज तो मिल नहीं रहा, रिटर्न ऑन बॉन्ड्स इज 0, इट्स बेटर टू कीप इट इन हैंड्स। आया समझ में? अरे पक्का, क्योंकि बॉन्ड्स में रखूंगा फालतू, बाद में वो बड़े, इससे नीचे तो जाएगा नहीं, इससे जाएगा तो इसके ऊपर ही जाएगा, तो फालतू क्या होगा, कैपिटल लॉस। क्यों घाटा खाऊं दोनों तरफ, ज्यादा बेटर है काय में रख लो, हाथ में। आया कि नहीं आया समझ में? पक्का। कीन्स हो गया खत्म, समझ में आया? चल क्या कहा था मैंने, ये तीन जो होती है, तीन में भी ये वाली ऑब्वियसली दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसमें मैंने समय लगाया, आराम आराम से पढ़ाया एक एक चीज को। अब तो बस इजी है, फटाफट खत्म करेंगे। बस रुक जाओ 1 मिनट और स्टार्ट कर रहा हूं, एक अभी खत्म करा के जाऊंगा, बाकी कल आके खत्म कर दूंगा। आप अभी सबसे टफेस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं इस बुक का, ऑलमोस्ट सबसे टफेस्ट। समझ में आया? रट्टे मारने पड़ते हैं इसके अंदर दुनिया को। चलो चलिए करें स्टार्ट। सामने देखो, पोस्ट कीनेशियन डेवलपमेंट इन द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। पोस्ट कीनेशियन मींस, सर कीन्स के बाद दुनिया मर थोड़ी गई थी, कीन्स के बाद भी तो आए है ना अभी और मामला, उसके बाद तो मैं भी तो आया हूं दुनिया में, ऐसे खत्म ही हो गया मामला, अभी तो इकोनॉमिस्ट बचे हैं। अभी तुम देखना, तुम्हारे बच्चे जब तक बड़े होंगे मेरा नाम आ जाएगा गैंगस्टर्स की लिस्ट में। चलो, पोस्ट कीनेशियन डेवलपमेंट इन द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। जा रहा हूं मैं गांव, जा रहा हूं, फिर गैंगस्टर ही काम चालू करेंगे वापस। हमारे मामा की पुरानी वो है लेगेसी, कोई तो संभालेगा। तो हमारे मामा 2 टाइम के एमएलए हैं, 2 टाइम जीते, 5 बार हारे। मामा तो हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, 2 टाइम जज के लगातार चुनाव जीते हैं ना, वो खूब पैसा वैसा आता, पैसे वैसा पहले भी था, पैसा वाला पहले ज्यादा था, बाद में उनको क्या मजा आने लग गया चुनाव में। भाई पावर का नशा अलग होता है, 2 बार चुनाव जीत गए तो भाई अलग खेल होता है ना भाई, अब उनको मजा आने लग गया। अब भाई लेकिन क्या है, चुनाव का मामला क्या होता है, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, लोग अपना फायदा देखते हैं ना, तो उसके अंदर फिर वो एक चुनाव आ रहे फिर भी, लेकिन उनका अंदर से वो जा नहीं रहा, क्योंकि इट बिकम्स एडिक्शन, बोले यार नहीं पावर तो चाहिए, फिर वहां पे चुनाव, तो चुनाव में क्या क्या लगता है, बार बार पैसा लगता है, तो खूब पैसा उन्होंने उसमें बहाया, कई प्रॉपर्टीज वगैरह बेच भी दी और ऐसे कर कुरा के, बट जो भी है। तो अब उनके बेटे तो कुछ करते ही नहीं, हमारे मतलब मामा के जो बच्चे हैं, मेरे कजन्स वगैरह, जितने शौक हमारे मामा को थे उनके बच्चे को एक भी शौक नहीं। हमारे मामा शिकारी आदमी, समझ लो, शिकार विकार भी करते थे, खाते भी थे, और शिकार, और वैसे उनको वैसा भी अलग अलग शौक भी हैं बढ़िया बढ़िया। तो हमारे मामा के बच्चों को कोई सा शौक नहीं, बेचारा दूध पीता है, कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पीता वो। तो मैंने कहा यार ये तो कोई है ही नहीं मामा की लेगेसी को संभालने के लिए, तो हम ही जाएंगे, फिर वहीं संभालना पड़ेगा। चलो, तो पोस्ट कीनेशियन डेवलपमेंट इन द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। अरे मामा के नाम पे 2-4 वो हैं, पिस्टल्स है, राइफल्स है, वो तो उनके नाम, वो आगे किसके आगे आगे हो जाएंगे, उनके आगे तो उनके बच्चे हैं नहीं उस लायक कि लेने वाले टाइप, समझ रहे हो, वो तो दूध पीने वाले हैं, समझ रहे हो, माहौल बैठने का नहीं उनका। तो मेरे ही नाम हो जाए तो बढ़िया है ना भाई, सब मजा आ जाएगा फिर। चलो, तो
अरे अलग मजा आता है, हमारे टाइम पे अलग टाइप, हमारी जगह अलग टाइप का फन होता है, यहाँ तो कुछ नहीं है। हाँ भाई, पोस्ट कीनेशियन डेवलपमेंट, चलते रहना चाहिए ऐसे माहौल, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है। पोस्ट कीनेशियन डेवलपमेंट, अब सुनिएगा, कीन्स के बाद बहुत सारी थ्योरीज आई, सो लेट्स स्टार्ट। उनमें से पहली थ्योरी है, यही वाली अभी कराऊंगा, इसका नाम क्या है? देखो, इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस। बहुत आसान है, अच्छे से सुनना, ठीक है? क्या कहता है ये, नाम में ही है, क्या कह रहा है वो? इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शंस। अच्छे से सुनो, ये थ्योरी किसने दी? पहले तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसने दी? बॉमल और टोबिन। बेटा समझ में आ रहा है क्या आपको पीछे? बाबा जी का घंटा सुन, कुछ ही समझ में नहीं आ रहा आपको, है ना? सही बता, मम्मी कसम, देख कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को पता है। अरे क्या पूछो, मेरे को तो पता है कुछ नहीं आ रहा। ये बेचारा सोचो किस चैप्टर में लैंड किया है। बेटा आप समझ गए नहीं, सबसे फाड़ू चैप्टर चल रहा है, तो इस चैप्टर में इधर उधर से जा भी रहा होगा ना आराम से। अब वो आ गए हो इसलिए बैठे हुए हो, तो ठीक है, समझ में आ रहा है, ये फाड़ू चैप्टर चल रहा है, इसमें डर के छोड़ मत देना चाहिए। कल परसों से आए ही नहीं, फालतू मेरा लॉस हो जाए एक फीस का। वो मेरे को बोले क्या पढ़ा दिया, ऐसा बच्चा भाग गया। नहीं नहीं, ऐसे कर लेंगे इसको अपन वो सेट। हाँ इधर देखो, अभी क्या चल रहा है स्टैटिस्टिक्स वगैरह में, क्या चल रहा है? मीन मीडियन मोड चल रहा है क्या? मीन मीडियन मोड ही चल रहा है ना, हाँ तो इसलिए तो चल रहा है, भाग लोगे तुम। इजी चलाएंगे तभी तो बच्चे रहेंगे ना, वो ये भग जाएंगे फिर। तुम्हारा तो क्या, तुम्हारा तो आ गया जो आना था, अब आगे का नहीं सोचे हम तो आगे का भी तो सोचेंगे ना, ऐसे इजी इजी चला रहे हैं फिर। हाँ इधर देखो, फेंक दो, तोड़ दो सब। क्या कह रहा हूं, इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शंस किसने दी? अरे नाम बोलो, बॉमल और टोबिन। आप ढंग से सुनना भाई, नंबर कट जाएंगे फिर अगर बात करोगे तो। अरे प्रिंस बेटा पढ़ ले पढ़ ले, किसने दी है अप्रोच? बॉमल और टोबिन। नाम में ही मेन बात छुपी है, नाम में क्या बोला इन दोनों ने? इन दोनों ने ये बोला कि आपको है ना, जो मनी अपन होल्ड करते हैं हाथ में, उसे क्या बोलते हैं? डिमांड ऑफ मनी, मनी डिमांड। तो आप जो मनी हाथ में होल्ड करते हो, इसको आपको किसकी तरह मानना चाहिए? किसकी तरह मानना चाहिए? ट्रीट देम लाइक इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कम होनी चाहिए या ज्यादा? ज्यादा, ज्यादा इन्वेंट्री होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? सर दोनों ही नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होगी वो भी गलत और कम होगी वो भी गलत। तो क्या होना चाहिए? हमेशा ऑप्टिमम लेवल ऑफ बैलेंस। क्या होना चाहिए? समझ में आ गया? तो ना ज्यादा अच्छा ना कम अच्छा, तो इन्वेंट्री के जैसे ट्रीट करो ना। इन्वेंट्री कितना होना चाहिए? ऑप्टिमम होना चाहिए। क्लियर है? ऐसा कौन बोला? बॉमल और टोबिन। दैट देश यू शुड ट्रीट द डिमांड ऑफ मनी, मनी डिमांड, मनी को कैसे ट्रीट करो? इट शुड बी ट्रीटेड लाइक द इन्वेंट्री, हाउ यू ट्रीट इन्वेंट्री, राइट? अब सुनना, सामने देखो। सो क्या कह रहा है बोमल और टोबिन? दे डेवलप्ड अ डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। तो इसने सिर्फ कौन सी वाली डिमांड बताई है? ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी बताई है, ठीक है? तो एक बात तो ये याद रखना, इनकी जो थ्योरी है बोमल और टोबिन वाली, ये किसके बारे में है? सिर्फ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। In this approach, the real cash balance was essentially viewed as, कैसे देखना है आपको कैश को? कैसे ट्रीट करना है? किसकी तरह? इन्वेंट्री की तरह। It was essentially viewed as, कैसे? इन्वेंट्री। जैसे हम इन्वेंट्री रखते हैं तो वैसे ही आपको कैश को भी ट्रीट करना है। किसकी तरह ट्रीट करना है? इन्वेंट्री की तरह। तो ये लाइन याद रखना बेटा, इट वॉज viewed as इन्वेंट्री हेल्ड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। अब आगे सुनो क्या कह रहा है? इन्वेंट्री मॉडल्स अज्यूम दैट देयर आर टू मीडिया फॉर स्टोरिंग द वैल्यू। मीडिया मतलब अरे पोर्टफोलियो। आप अपने पैसे को दो जगह क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। एक हाथ में भी रख सकते हो और एक बॉन्ड में भी रख सकते हो। अरे पोर्टफोलियो में दो ही चीज रख सकते हो। तो उसने क्या कहा? पोर्टफोलियो में देयर आर टू मीडियाज फॉर स्टोरिंग योर मनी। आप कहां कहां रख सकते हो? चाहो तो हाथ में रख लो कैश की तरह,
और चाहो तो बॉन्ड में रख लो। अब हाथ में रखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, हाथ में रखोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, और बॉन्ड में रखोगे तो क्या आएगा? इंटरेस्ट। बॉन्ड में रखने में क्या मिलता है? रिटर्न ऑन बॉन्ड्स इज इंटरेस्ट, बट रिटर्न ऑन मनी इज, अरे बोलो कोई दिक्कत? पक्का? सामने देखो, आगे बढ़ो। अरे बात नहीं। एज पर बॉमल, एज पर बॉमल द रिसिप्ट ऑफ इनकम से वाई टेक्स प्लेस वंस पर यूनिट ऑफ टाइम। अरे सिर्फ रीड कर रहे हैं, अंडरलाइन मत करना, बैठ जाना। तुमको सिर्फ दिखा रहा हूं, ऐसे पढ़ना नहीं है। मेन बात तो समझा दी मैंने। अब देखो, सिर्फ रीड कर रहे हैं, कोई अंडरलाइन नहीं करेगा अभी, ठीक है? एज पर बॉमल रिसिप्ट ऑफ इनकम से वाई टेक्स प्लेस वंस पर यूनिट ऑफ टाइम बट एक्सपेंडिचर इज स्प्रेड एट अ कांस्टेंट रेट। अरे यार वही वाली बात बोल रहा है। पैसा आता क्या है? वंस। एक्सपेंडिचर क्या होता है? बहुत बार। आ गई डिफिकल्ट लैंग्वेज समझ में? एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस वंस पर यूनिट ऑफ टाइम बट इनकम, सॉरी, रिसिप्ट टेक्स प्लेस वंस पर यूनिट ऑफ टाइम बट एक्सपेंडिचर इज स्प्रेड एट अ, एक्सपेंडिचर तो आगे तक करना होता है ना अपने को। अरे है ना, बताया था। पैसा आता है मेरे पास, एग्जांपल याद रखो ना यार, मेरे पास साल में 4-5 बार पैसा आता है, लेकिन पूरे साल का पैसा एक साथ आ जाता है। तो लेकिन रिसिप्ट तो एक बार हुई और आगे चलेगा, खर्चे लंबे समय तक चलेंगे उससे, तो ये होता है। आगे सुनो, एक्सेस कैश ओवर एंड अबव what is required for transactions during the period under consideration will be invested in bonds। जितना मुझे रखने की जरूरत है ट्रांजैक्शंस के लिए, उसके ओवर एंड अबव जो है एक्स्ट्रा वाला, उसे क्या कर देना चाहिए? दे शुड बी पुट इनटू बॉन्ड्स। अरे जो रखना है वो रख लो, बॉन्ड्स के जो उसके लिए चाहिए, उसके अलावा ओवर एंड अबव वाला कहां रख देना चाहिए आपको? आदमी दो ही तो जगह रखता है भाई, थोड़ा बहुत रख लो ट्रांजैक्शंस के लिए, बाकी कहां डाल दो? अरे बोलो कंजरो, कहां डाल दो? बॉन्ड्स में, ठीक है? और उस पर क्या आएगा फिर? यही बोल रहे हैं, मनी होल्डिंग ऑन एन एवरेज विल बी लोअर इफ पीपल होल्ड बॉन्ड्स और अदर इंटरेस्ट यील्डिंग असेट्स। तो सिंपल सी बात है, अगर लोग बॉन्ड्स में ज्यादा रखेंगे तो उसकी होल्डिंग्स क्या रहेगी? कम रहेगी नॉर्मली। सही बात है, ठीक है? कोई ऐसे कुछ तगड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ रीड करना था वो तो कर ही लिया। अब सुनना, लिख लो, जस्ट रीड इट, जस्ट रीड इट वंस, ठीक है? अब सुनना भाई, क्या कह रहे हैं? द हाइयर, अब इंपॉर्टेंट है, द हाइयर द इनकम, हाइयर इज द एवरेज लेवल और इन्वेंट्री ऑफ मनी होल्डिंग्स। That is, there is direct relation between the income level and the average level of money holdings। अरे वही वाली बात, हाई इनकम ज्यादा होगी तो ट्रांजैक्शंस के लिए मनी भी क्या रखोगे? हायर द इनकम, हायर विल बी द एवरेज इन्वेंट्री। मनी को क्या, मनी की इन्वेंट्री क्या रखोगे? ज्यादा। तो इनकम जिसकी ज्यादा होगी वो मनी भी क्या रखेगा? ज्यादा ही रखेगा। क्या है? लिख लो इधर, इनकम ज्यादा तो मनी को डिमांड भी क्या करेगा? ज्यादा रखेगा। मनी को कैसे रख रहे हैं? इन्वेंट्री की तरह ही तो रख रहे हैं। अच्छा, अब सुनना, अब जो नया खेल बताया इस नीचे आओ, क्या कह रहा है? बॉमल हैज प्रूव्ड दैट एवरेज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल, बॉमल हैज प्रूव्ड दैट Baumol has proved that average amount of cash withdrawal which minimizes the cost is given by, अच्छा सुनना, कितना कैश विड्रॉल करना चाहिए जहां पे हमारी कॉस्ट क्या हो? कम से कम। तो वो कॉस्ट का फॉर्मूला दिया है उसने कि एवरेज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल कितना होना चाहिए, कितना कैश आपको रखना चाहिए, उसका एक फॉर्मूला दिया गया है। आसान फॉर्मूला है, ढंग से देखो। क्या फॉर्मूला है? रूट 2BY डिवाइडेड बाय R। अब वो क्या है अब बताता हूं आपको। देखो, दिस मीन्स, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट रूल। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर रूट रूल। तो इसमें क्या होता है, देखो कैसे निकालेंगे? द एवरेज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल विच मिनिमाइजेस द कॉस्ट इज द स्क्वायर रूट, किस चीज का? स्क्वायर रूट किस चीज का?
of the two times the broker's fee multiplied with, किससे मल्टीप्लाई? अरे स्क्वायर रूट ऑफ 2 times of broker's fee multiplied with the size of the income y. मैं सिर्फ इंग्लिश को लिख के दिखा रहा हूं, क्या कह रहा है? एवरेज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल, ये सी क्या है? एवरेज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल कैसे निकालेंगे सर? क्या है ये, कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 times द ब्रोकर्स फी. अरे एक बार बताओ, तुम्हें अभी बड़ा मजा आ रहा था सर, बॉन्ड में रखेंगे, बॉन्ड में रखेंगे. बेटा बॉन्ड में रखने में क्या जाता है? वो नहीं जाती क्या? हाथ में रखने में कुछ मिलता नहीं है, अग्रीड. लेकिन बेटा बॉन्ड में भी लगाने में भी क्या लगता है? ब्रोकरेज कॉस्ट देना पड़ता है ना ब्रोकर को. अरे देना पड़ता है भाई, ब्रोकर को पैसा देना पड़ता है, पैसे लगते हैं उसके. अब समझ गए? 2% जो भी है, जो कुछ भी लगता है, अलग अलग रेट्स होती है सबकी. समझ में आया? शेयर के अंदर भी जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं इनकी अलग अलग इंटरेस्ट वो होती है, ब्रोकरेज रेट. समझ में आया? तो अब सुनना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 times द ब्रोकर्स फी इंटू वाई. ठीक है? अरे बात समझ में आई? डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट रेट. आर क्या है? इंटरेस्ट. तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस फॉर्मूले में ये बी क्या है, आर क्या है? या बी दे देगा, आर दे देगा और वाई दे देगा. क्या निकालो? एवरेज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल. अरे आया कि नहीं आया समझ में? पक्का बोलो कैसे निकलेगा एवरेज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल? स्क्वायर रूट ऑफ 2 times द ब्रोकर्स फी इंटू वाई डिवाइडेड बाय आर. सब दे देगा, निकाल लोगे पक्का? आ जाओ आगे, आ जाओ, बस फिनिश होने वाला है. नेक्स्ट, अब क्या था तुम्हारे शेड्यूल में? क्या है इसके बाद? लॉ की क्लास है ना, जस्ट मेरी बात तो है, लंच तो हो ही गया. तो आ जाएंगे सर जब तक. देखो फटाफट, होल्डिंग द कैश इन्वॉल्व्स, अब तुमको पता है ऑलरेडी बात है सर, कैश रखने से कौन सा लॉस होता है? कैश अगर ज्यादा रखोगे तो किसका लॉस होगा? ब्याज का, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. होल्डिंग मोर कैश विल गेट यू मोर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट का लॉस होगा. सो सर कैश रखने में भी लॉस होता है और बॉन्ड में रखने में भी लॉस होता है. किस चीज का? क्या जाता है? ब्रोकरेज कॉस्ट. दोनों में कॉस्ट लग रही है ना. वापस दिखा रहा हूं, आंखें खोलो, खोलो खोलो आंखें खोलो. पोर्टफोलियो में 2 चीज आप रखते हो है ना, कैश मतलब मनी. तो मनी को रखोगे तो बेटा मनी को भी तो रखने की कैरिंग कॉस्ट होती है. कैरिंग कॉस्ट मतलब उसको भी हाथ में रखने में घाटा भी तो हो ही रहा है ना. किस चीज का? ब्याज का. कैरिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं उसको. तो यहां पे भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अरे बोलो, किस चीज को सैक्रिफाइस कर रहे हो? हाथ में रखोगे पैसा तो क्या चीज सैक्रिफाइस करोगे? इंटरेस्ट. और अगर तुम पूरा का पूरा बॉन्ड में रखोगे तो किस चीज का क्या लॉस होता है उसमें? सिर्फ ज्यादा बॉन्ड में रखोगे तो क्या जाएगा? ब्रोकरेज कॉस्ट. तो कॉस्ट तो दोनों ही लग रही है ना. तो क्या बोला ये बॉमल और टोबिन कि हिसाब से रखो जिससे कि कॉस्ट तुम्हारी क्या रहे? मिनिमाइज हो, कम से कम हो. कितना कैश बैलेंस रखना चाहिए? इस हिसाब से कि जिससे आपकी जो कॉस्ट हो वो क्या हो जाए? मिनिमाइज. कौन सी कॉस्ट? सारी कॉस्ट. लग दोनों जगह रही है ना. हाथ में रखोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा लॉस होगा और बॉन्ड में ज्यादा रखोगे तो ब्रोकरेज कॉस्ट का लॉस होगा. तो कैसे कितना रखना चाहिए फिर? ऑप्टिमम कैश बैलेंस रखना चाहिए, सोच समझ के, इन्वेंट्री की तरह. इन्वेंट्री का लेवल बहुत सोच समझ के रखना चाहिए जिससे आपकी कॉस्ट क्या हो? मिनिमाइज, कम से कम लगे. आई कि नहीं आई बात समझ में? सो होल्डिंग द कैश इन्वॉल्व्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड दे होल्ड एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड्स. Average transaction balance is a function of number of times the transfer between the money and the bonds takes place. अच्छा, अरे क्या फर्जी लाइन है ये वाली. कॉस्ट कब ज्यादा लगती है? जितना नंबर ऑफ टाइम्स तुम ट्रांजैक्शन करोगे, ज्यादा करोगे तो ज्यादा ब्रोकरेज कॉस्ट लगेगी. सिंपल कहानी है, समझ में आ गई? हायर द नंबर ऑफ ट्रांसफर लेसर विल बी द एवरेज ट्रांजैक्शन बैलेंस होल्डिंग. यहां ज्यादा रखोगे तो वहां क्या हो जाएगा?
ज्यादा बॉन्ड्स में रखोगे, ज्यादा ट्रांजैक्शंस करोगे तो ब्रोकरेज कॉस्ट ज्यादा लगेगी, और जब इधर ज्यादा रखोगे तो उधर ऑब्वियसली मनी होल्डिंग्स क्या हो जाएगी, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम हो जाएगा। अब सुनना, इंडिविजुअल्स और बिजनेस फर्म्स ट्राई टू होल्ड ऑप्टिमम कैश बैलेंस सो दैट द बैलेंस बिटवीन द दोनों की कॉस्ट, उधर क्या लग रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको क्या कहा उसने, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या कहा, अरे ब्रोकरेज कॉस्ट क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जितने ज्यादा करोगे, जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन उतना ज्यादा क्या देना पड़ेगा, ब्रोकरेज। तो कितना रखना चाहिए इंडिविजुअल, इंडिविजुअल हमेशा कैसे रखता है सर, ऑप्टिमम कैश बैलेंस रखता है, जिससे कि उसकी दोनों ही कॉस्ट क्या लगे, मिनिमाइज, कम से कम। कौन सी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कम हो और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो। बोलो समझ में आया क्या, अरे बोलो ना यार। समझ में आ गया। एज पर बॉमल्स मॉडल ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज गिवन बाय, अरे वही है स्क्वायर रूट, अभी जो पढ़ा था वही है। क्या फॉर्मूला है जल्दी बता दो, क्या फॉर्मूला है, एवरेज कॉस्ट कम्स एवरेज कैश बैलेंस कितना आएगा, सी, वो जो सी है एवरेज कैश बैलेंस कितना रखना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ब्रोकर्स फी मल्टीप्लाइड विद इनकम डिवाइडेड बाय। और पता है वो मैथ्स का जादू बताओ, चलो मेरे को, किस किस के पास मैथ्स थी 11 12 तक, इस रूट को मुझे हटाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, है स्क्वायर लगा दूं, अरे एक जना बोलो एक बार में, मेरे को सुनाई नहीं देगा ऐसे तो, सी का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कर दूं, और एक वो 1/2 नहीं कर सकता क्या, अरे जानते ही नहीं, मैंने बताया तुमको हाँ तो देखा, बताया ना, क्या कर दूं 1/2, रूट हटा दूं और 1/2 हो जाएगी उसकी पावर में, है ना, ये वाला भी कर सकते हो आप, तो ये याद रखो बस। आइए हो गया क्लास आज की, और रुक जाओ अब 1 सेकंड बस, 1 सेकंड। ICI BOS फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम है, यह इंग्लिश मीडियम बॉयज तो पागलबंदी चालू हो जाती, क्या करें, लास्ट चैप्टर खत्म करो इसको। हाँ क्या इंग्लिश मीडियम, वेर 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 कौन सा है मॉडल का नाम, ये नहीं है, इसके ऊपर है, ये रहा, ठीक है, क्या नाम है, इंडोई, किसने दी थी, इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस किसने दी थी, बॉमल टोबन, रीड कर लेना भाई तुम, वही है एग्जैक्टली। तो ये होता है, 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 फॉर्मूला 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 √2BY डिवाइडेड बाय R, कौन सा रूल बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट रूल। और ये C क्या होता है, मैं आधे कॉस्ट कर रहे हो, पागल हो क्या बिल्कुल ही, एवरेज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल, इसलिए मैंने खोला है, मेरे को पता है ना, मैं जानता हूं ना बच्चों को, क्या ही कर सकते हो तुम, मैं सब जानता हूं। चलो और कोई फॉर्मूला नहीं है, एक वही है ICI वाला √, वाला। आगे बात समझ में, ऐसे तो मेरे को कितने ही बना लो तुम, मैथ्स लगा लगोगे, आगे की बात समझ में पक्का। चलो जय बाबा की, बाय बाय। मेरी क्लास सही में 1 बजे तक थी यार, हो बैठे, सिट डाउन, अभी तो क्लास मेरे को याद आ गया, 1.5 घंटे की थी मेरी क्लास, शट अप, नो वॉशरूम, सिट डाउन। मैं 2 मिनट में चालू कर रहा हूं क्लास, अगला एक और मैं फिनिश कराऊंगा, पहले बताऊं, जल्दी आओ, जितना जल्दी आ सकते हो। नहीं कोई जल्दी नहीं है, एक अप्रोच कराऊंगा, ये तो